तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो अभी आपका कॉमन एनुअल एग्ज़ामिनेशन यानी फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है 11 मार्च। जी हाँ बच्चों, 11 मार्च और 12 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, उसके अंदर ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 9th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी का जो आपका पेपर होगा 11 और 12 मार्च को, वो 3 घंटे का होगा और अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, इंग्लिश में इसे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश के अंदर देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र के आपको 2 खंड यानी कि खंड अ और खंड ब देखने को मिलेंगे, यानी कि इसको आप सेक्शन ए और बी भी समझ सकते हैं। जो खंड अ रहेगा उसके अंदर वस्तुपरक, बहुविकल्पीय इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे और जो खंड ब रहेगा उसके अंदर वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे बच्चों, ठीक है? आगे देखिए बता रखा है कि प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है बच्चों, ठीक है? यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए और खंड अ में कुल जो प्रश्न पूछे जाएँगे वो 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, जिसमें उप प्रश्न जो होंगे उनकी संख्या जो होगी वो 44 होगी। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है। और जो खंड ब रहेगा यानी सेक्शन बी रहेगा, इसके अंदर बताया गया है कि कुल 7 प्रश्न इसके अंदर आपसे पूछे जाएँगे और सभी प्रश्नों के उत्तर उनके आंतरिक विकल्प भी वहाँ पर दिए गए हैं। चॉइस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा और निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको बताई गई हैं जो आपका 11 और 12 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 9th का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर जो कि आपका वस्तुपरक और बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर हमसे पूछे जाएँगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए, ठीक है? तो आपको एक गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ करके जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे उसका आंसर आपको लिखना है। तो इस तरह से दिया गया है कि एक विकसित राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। उसका साक्षर स्तर 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं है। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर एक डेवलप कंट्री के बारे में बता रखा है कि भैया वहाँ पर ज़्यादातर साक्षर लोग यानी पढ़े-लिखे लोग रहते हैं और इतने सारे पढ़े-लिखे लोग जो है, वो हलवा नहीं है भैया। यहाँ पर इनको पढ़ाना, लिखाना और बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो इस तरह से आपका गद्यांश इस तरह से पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, उनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका गद्यांश है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि गद्यांश के अनुसार किसी राष्ट्र को विकसित मानने का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है? कोई भी जो राष्ट्र होता है, कोई भी देश होता है, उसको हम विकसित कब मानेंगे? जब वहाँ पर लोग जो है वो साक्षर हो, ठीक है? अगर साक्षरता का स्तर ज़्यादा है किसी देश में तो वहाँ के लोग विकसित होंगे, वो राष्ट्र विकसित होगा और कहीं के लोग अगर साक्षर नहीं है, पढ़े-लिखे नहीं है तो वहाँ का राष्ट्र यानी देश विकसित नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अमेरिका है आपका, यूएसए है। ठीक है? वहाँ पर लोग पढ़े-लिखे हैं, है कि नहीं? तो वो बहुत ज़्यादा अगर वहाँ लोग पढ़े-लिखे हैं, तो हम लोग उनको बोल देते हैं कि भैया डेवलप कंट्री है और वही आप अपना इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए,
तो इंडिया में ज़्यादातर लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, कई जगहों से देखा जाए तो गाँव की बात करूँ तो, इसीलिए हम लोग डेवलपिंग कंट्री के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? और एक और कंट्री होते हैं जो कि अंडर डेवलपिंग होते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम लोग पढ़े-लिखे होते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी जो राष्ट्र होता है बच्चों, वो विकसित माना जाता है, वहाँ पर जितने भी लोग साक्षर होते हैं उनके स्तर से, यानी जितने भी लोग पढ़े-लिखे होते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डैश का अभाव है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है बच्चों कि स्तरीय शिक्षा जो होती है, बेसिक लेवल की जो शिक्षा होती है, उसका अभाव देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए कथन क्या कह रहा है कि विकसित राष्ट्र में असमानता अधिक होती है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि अमीर-गरीब का भेद बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है बच्चों, ठीक है? क्योंकि जो विकसित राष्ट्र होता है, उसके अंदर समानता होती है, असमानता अधिक नहीं होती है। और यहाँ पर जो कारण बोल रहा था कि अमीर-गरीब का भेद बना रहता है विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो ये भी चीज़ नहीं है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत बातें बोली जा रही है, चाहे आपका कथन हो या कारण हो। तो इस हिसाब से जो आपका बी वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका जो पहला तर्क है कि बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोली जा रही है। और आपका जो सेकंड वाला बात बोल रहा है कि छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, इसी तरह से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली और सैंपल पेपर वाली क्लास 9th की हिंदी की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ये पहला वीडियो है हमारा, ठीक है? अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि अदम्य उत्साह और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति क्या योगदान रखता है? तो वो अपना नसीब स्वयं बनाने का योगदान रखता है, ठीक है? जो व्यक्ति अदम्य उत्साह वाला व्यक्ति होता है, ठीक है? और हिम्मत वाला व्यक्ति होता है, वो अपना नसीब खुद बनाता है। आप देखिए ना, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 9th क्लास में टॉप करेंगे। जी हाँ बच्चों, 9th क्लास में टॉप करेंगे। तो जो बच्चे टॉप करेंगे, उनके अंदर ज़रूर उत्साह होगा, हिम्मत होगी कि हाँ भैया, मैं कर सकता हूँ। मेरी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, तो मैं इन 60 बच्चों में से नंबर 1 आकर के दिखा सकता हूँ। तो दुनिया में ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं, अपना नसीब खुद ही बनाते हैं, ठीक है? अपना नसीब स्वयं बनते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको काव्यांश दे दिया गया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न है, उस पर आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो ये आप वीडियो पॉज़ करके रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन्स हमसे पूछे जाएँगे, उनको हल करने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि खिलौनों के टूट जाने से बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर खिलौने टूट जाते हैं बच्चों, तो बचपन नहीं मरता है, ठीक है? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाखों कश्तियाँ डूब जाने पर भी तट का वातावरण कैसा रहता है? तो अगर लाखों कश्तियाँ डूब जाती हैं, तभी भी तट का जो वातावरण रहता है, वो चहल-पहल पहले जैसा ही रहता है, ठीक है? क्योंकि देखिए, किनारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कश्तियों के डूब जाने से, है कि नहीं? ये किसी महान व्यक्ति ने कहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं ग वाले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपका कथन और कारण दे दिया है, इनको पढ़ना है और फिर बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर कथन है बच्चों कि पतझड़ आने पर भी उपवन समाप्त नहीं होते हैं बच्चों। अगर एक वन के अंदर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ है और वहाँ पर अगर पतझड़ का मौसम आ जाएगा, तो वो उपवन जो है वो समाप्त नहीं हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कारण क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रकृति फिर से नए पत्तों और नए फूलों का जन्म देती है। देखिए, पतझड़ के बाद ही तो नया यहाँ पर हरियाली उत्पन्न होता है ना, तो वही बात बोल रहा है कि प्रकृति क्या करती है, फिर से नए पत्तों को जन्म देती है, नए फूलों को जन्म देती है कि नहीं? तो दोनों बात यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, कथन भी और कारण भी।
तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि काव्यांश के अनुसार उपवन कौन लूटता है? तो काव्यांश के अनुसार जो उपवन लूटता है बच्चों वो माली लूटता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरों की कमी निकालने वाले कविता की पंक्ति का डैश आशय है। तो इसका आशय है सब पर धूल उड़ाने वालों से। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक करते चलिए। देखिए आपका एक लाइक करना तो फ्री है आपके लिए, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग टेंथ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क में है कि विज्ञान में उपसर्ग बताइए। तो देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लग करके उस शब्द का मतलब बदल देना। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आदर। ठीक है, मैंने लिखा आदर और इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ नी तो यहाँ पर हो जाएगा निरादर। यानी कि एक तो हो गया आदर करना, रिस्पेक्ट करना, अगर मैं नी लगा देता हूँ तो यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान है आपका। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। और अगर मैं वी लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा विज्ञान मतलब साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया, वी हो गया बच्चों। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पहाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी के अंदर आपका जो ई है ये आपका प्रत्यय है बच्चों। नेक्स्ट, नियमित शब्द से मूलभूत और प्रत्यय अलग कीजिए। तो नियमित शब्द से आप मूलभूत और प्रत्यय अलग कर सकते हैं नियम प्लस इत से। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों इस तरह से दिया गया है। सेकंड वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और आपका जो चौथा वाला है कि प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह से है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, इसके आगे चले तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉलम 1 और कॉलम 2 का आपको मिलान करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट है बच्चों। जी हाँ बच्चों, होमवर्क नंबर फर्स्ट है। 2 होमवर्क दूँगा मैं आपको। ये पहला होमवर्क है, बताइएगा किस तरह से यहाँ पर आपका मिलान होगा। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन-सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूँगा ताकि और बच्चे समझ सकें बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है बच्चों। ठीक है? इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन है कि सुख दुख समस्त पद का समास विग्रह होगा। तो इसका समास विग्रह होगा बच्चों सुख और दुख। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय समस्त पद में समास होगा। विद्यालय ये जो समस्त पद है इसके अंदर समास क्या होगा? तो इसके अंदर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग में देखिए क्या क्वेश्चन है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे बच्चों द्विगु समास। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ में देखिए क्या है कि निम्नलिखित समासों में अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। इसमें अव्ययीभाव समास के उदाहरण क्या है? तो आजीवन और भरपेट। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क नंबर सेकंड है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ HW सेकंड। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क है आज के लिए। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी मिलान करना है आपको।
जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को हार्ट का मैं यहाँ निशान दे दूँगा ताकि और बच्चे समझ सकें कि बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न देखिए 5वां प्रश्न कि निर्देशानुसार अर्थ की पुष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो चलिए दे देते हैं भैया। पहला है आपका वाक्य का प्रकार बताइए और सुखविंदर पौधों में पानी नहीं डाल रहा है। इसमें आपका वाक्य का प्रकार बताना है कि जो सुखविंदर है ना, वो पौधों में पानी नहीं डाल रहा है, तो इसे निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं बच्चों, जिसके अंदर वो नहीं डाल रहा है, तो निषेध कर रहा है एक तरह से, है ना? मना कर रहा है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर वाक्य का प्रकार बताना है आपको कि नव वर्ष मंगलमय हो। जो नया साल है बच्चों, वो मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर हमारा होता है ना इंग्लिश में, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं नव वर्ष, ठीक है? तो हमारा नया साल अच्छा जाए, तो इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है ना कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो, अच्छा हो नया साल, है कि नहीं? तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा बच्चों। थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आपका यहाँ पर समझ में आ जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम प्रथम आए हो। तुम प्रथम आए हो यानी कि तुम फर्स्ट आए हो। इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में लिखा जाएगा, ठीक है? तो इसमें कैसे लिखा जाएगा? वाह! तुम प्रथम आए हो। वाह! क्या बात है! वल्लाह वल्लाह हबीबी तुम प्रथम आ गए, फर्स्ट आ गए, मेरा दोस्त फर्स्ट आ गया। वॉव! वॉव! ठीक है? तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। घ में देखिए क्या क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन-सा वाक्य भेद होता है, ठीक है? तो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है, जहाँ पर कार्य ना होने का भेद होता हो। ध्यान रखिएगा निषेध, निषेध मतलब नहीं, ठीक है? तो जो भी वाक्य हैं जिनमें कार्य के न होने का बोध हो, ठीक है? भाव प्रकट हो, तो इसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहेंगे बच्चों। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर, ठीक है? तो क्या ट्रेन देरी से चल रही है? फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर पूछा जा रहा है ना, क्या ट्रेन देरी से चल रही है? ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या है कि निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से इन्हीं 4 के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो चलिए दे देते हैं। यहाँ पर क में है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। अब आपको यहाँ पर अलंकार को पहचानना है, ठीक है? इस तरह से पंक्तियाँ हैं कि नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा बच्चों। कौन-सा अलंकार? उपमा अलंकार, ठीक है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ख में देखिए क्या है कि दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। यहाँ पर भी अलंकार पहचानना है कि कमल मुख सुंदर लगता है। कमल मुख जो होता है ना, वो सुंदर लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। चलिए पहचानते हैं। मैंने उत्तर दिया, उत्तर की ओर जाओ। मैंने उत्तर दिया कि उत्तर की ओर जाओ। क्या बात है! तो इसमें बोलते हैं भैया यमक अलंकार, ठीक है? ये कौन-सा अलंकार है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट, निम्न में से यमक अलंकार का उदाहरण पहचानिए। यमक अलंकार जो होता है बच्चों, उसका एक एग्ज़ाम्पल आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, पहचानना है। तो भुखमरी की समस्या का हल चलाने में है। ध्यान से समझिएगा, भुखमरी की जो समस्या है, इसका जो हल निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो हल चलाना पड़ेगा भैया खेतवा के अंदर, है कि नहीं? तो बी वाला ऑप्शन वहाँ करेक्ट हो जाएगा ना भैया, तो बी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जब किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो तो कौन-सा अलंकार होता है? तो बच्चों होता है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 7वें प्रश्न के अंदर। यहाँ पर आपको गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे उसका आंसर आपको देना है। तो स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस तरह से दिया गया है कि फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार-प्रसार था, ठीक है? हिंदी का उस समय प्रचार-प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है। वीडियो पॉज़ करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेखिका आनंद भवन क्यों जाती थी? जो लेखिका थी, वो आनंद भवन क्यों जाती थी? तो
कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखिका जो थी वो आनंद भवन जाती थी बच्चों। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद भवन कवि सम्मेलन के अलावा किस चीज का प्रमुख केंद्र बना? तो जो आनंद भवन था बच्चों, वो आपका स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों का केंद्र बना बच्चों। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार लेखिका की के डैश कारण होता था? तो बेचैनी के कारण उसको अपनी कविता सुनाने की बारी का इंतजार होता था। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था गद्यांश के अनुसार पंक्ति का आशय है। तो इस पंक्ति का आशय है बच्चों कि लेखिका कवि सम्मेलन में अधिकतर प्रथम आती थी, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, है कि नहीं? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को चांदी का कटोरा डैश मिला था? चांदी का कटोरा डैश मिला था? तो कविता के लिए उपहार में मिला था बच्चों। ठीक है, जो कविता वो सुनाती थी ना, उसके उपहार में लेखिका को चांदी का कटोरा मिला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सालिम अली की व्यक्ति किस रूप में है? तो उनकी जो व्यक्ति है बच्चों वो पक्षी विज्ञानी रूप में है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लडकोर के मार्ग में लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का कारण था? तो क्या कारण था? सुस्त घोड़े के साथ मार्ग भटक जाना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको पद्यांश दे दिया है, तो ये आप पद्यांश पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हरियाली की तरह कौन अलसाकर सो गई? तो वो सर्दी की हवा जो थी वो हरियाली की तरह अलसाकर सो गई बच्चों। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में पन्ना नामक रत्न का वर्णन आया है? तो जो मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, ये जो पंक्ति है बच्चों, इसके अंदर पन्ना नामक रत्न का वर्णन आया है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि गांव को किसने अपने आवरण से ढक दिया है? तो गांव को नीले आकाश ने अपने आवरण से ढक दिया है बच्चों। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश में वर्णित सौंदर्य का आमजन के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो पद्यांश के अंदर सौंदर्य है, सुंदरता है, उसका नॉर्मल जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो नॉर्मल जनता का जो मन है उसको आकर्षित कर रहा है ये जो सुंदरता है बच्चों। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश में वर्णन किया जा रहा है, ये जो पद्यांश है इसके अंदर किसका वर्णन किया जा रहा है? तो गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का, गांव के अंदर कितना जरा हरियाली है, प्राकृतिक रूप से अच्छा चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पर वर्णन गांव के उसको लेकर के किया जा रहा है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्षितिज के पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन करके लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं भैया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मेघ के वन ठन के आने पर हवा में क्या परिवर्तन आया? जब मेघ जो होता है, बारिश जो होता है, बन ठन करके आता है, तो हवा में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो नाचती गाती आगे आगे चलती, ये परिवर्तन देखने को मिलता है बच्चों। ख में देखिए क्या है क्वेश्चन कि कवि ने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस पंक्ति को किस रूप में चिन्हित किया है? तो जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि ने इसको भयानक पंक्ति के रूप में चिन्हित किया है बच्चों। तो क वाला विकल्प आपका यानी ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चले तो हमारा खंड ब यानी सेक्शन बी आ जाता है, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे बच्चों इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग टेंथ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। जैसे अभी इसी सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।